गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज से हम स्टार्ट करें एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक, जो कि यार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर हुई आपकी एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार का वीडियो के साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए, इसका जिम्मा हम उठाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सीरीज कराई जाए उसका किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यार एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक पोल्ट्री खाद्य का मुख्य अवयव है, तो आपको पता होगा कि जो मक्का है, तो मक्का को यार मुख्य खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान अर्थात नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसोर्सेज, याद रखा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरी जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखा कि अगर आपसे पूछा है मत्स्य की, तो ये होता है लखनऊ में। इसके साथ साथ याद रखा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी से संबंधित है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। याद रखा सबसे ज़्यादा बात क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है याद रखा न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं। अब याद रखना यहाँ पर आपको डाटा दे रखा है 2008 से 9 के मध्य, इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को आपको सोल्व नहीं करना है। इसके साथ साथ याद रखना अगर बात की जाए डाटा से रिलेटेड, तो इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग ये पूछे जाते हैं जो कि करंट डाटा होता है। याद रखना एक तो आपको करंट डाटा पूछा जाता है किसी भी क्रॉप का, या फिर किसी भी यानी कोई सी भी क्रांति चल रही है, यानी कोई सी भी जो क्रांति होती है, कोई रिवोल्यूशन होती है, कोई स्कीम होती है, तो उनका याद रखना एक करंट डाटा पूछा जाता है। इसके साथ साथ जो यानी पिछला सत्र अर्थात मान लीजिए आपको याद रखना है 2019 से 20 का तो रखना ही है। इसके साथ साथ याद रखना आपको जो डाटा है वो याद होना चाहिए 2018 से 19 के मध्य भी। याद रखना कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि 2018 से 19 के मध्य मान लीजिए धान का प्रोडक्शन क्या था, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे आपको डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जो जीडीपी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो उसमें कृषि का योगदान कितना है, तो कितना होता है आपको पता होगा कि 23% है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है 25%, क्योंकि यहाँ पर आपको 23 नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर माना जाएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि फार्मिंग सिस्टम अर्थात कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यार खां कि अगर आपसे पूछा जाए फार्मिंग सिस्टम है, तो यार खां जितनी भी जो एग्रीकल्चर क्रिएटिविटी होती है अर्थात सभी जो कृषि क्रियाएं है वो किस में शामिल की जाती है, यार खां फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार खां एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है IVLP अर्थात यार खां IVLP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यार खां इसकी फुल फॉर्म होती है पहला ही ऑप्शन अर्थात इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत की गई थी यार खां 1995 में। कब की गई थी यार खां IVLP की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसके साथ साथ यार खां कि अगर आपसे पूछा है कि जो IPLP इंस्टीट्यूट होता है ये किसके अंडर कार्य करता है, तो यार खां जो ये इंस्टीट्यूट फंक्शन करता है ये करता है ICAR के अंडर। याद रखना कि ICAR के अंडर में IVLP कार्य करता है, और जिसकी शुरुआत कब की गई थी 1995 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है, तो आपको पता होना चाहिए यार ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है। यार सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्रफल है ये होता है गेहूँ फसल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है, गेहूं अर्थात जो व्हीट क्रॉप है जो कि हमारी एक मेजर क्रॉप है, तो इसी को यार रखना सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यार रखना ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपास का संबंध कुल कौन सा है, अर्थात यार रखना कपास की फैमिली कौन सी होती है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो कपास है तो इसका कुल कौन सा होता है, मालवेसी। यार रखना कपास किस फैमिली से बिलोंग करती है, मालवेसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सिमिट, डायरेक्ट आप याद रखना है सिमिट, और अगर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की दिया रखना द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। क्या होता है द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिमिट अर्थात यार खां जो सिमिट संस्थान है किन फसलों पर अनुसंधान करता है, तो फुल फॉर्म अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये होता है यार खां गेहूँ और मक्का से संबंधित, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो यार खां आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है सिपीहेट से। यार खां कि सिपीहेट कहाँ पर स्थित है, यार खां लुधियाना में। यार खां सिपीहेट जो इंस्टीट्यूट है ये स्थित है लुधियाना में, और लुधियाना कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। यार खां कि सिपीहेट लुधियाना पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिपीहेट लुधियाना पंजाब में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दुग्ध उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी का मुख्य कारण कौन सा है। तो आपको पता होगा कि कि जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक क्रांति चलाई गई थी वो कौन सी थी, यार ऑपरेशन फ्लड है, जिसकी शुरुआत यार 1970 में की गई थी और ये कब तक चला था यार 1996 तक चला था। यार की जो ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत की गई थी 1970 तक और इसकी एंडिंग हुई थी 1996 में। और इसका बेनिफिट क्या हुआ था कि जो दुग्ध उत्पादन है उसमें यार 3 गुना बढ़ोतरी हो गई थी। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि संपूर्ण भारत में गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति उगाई जाती है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन अन्य मुख्य प्रजाति है अर्थात यार गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम वेराइटी के अलावा कौन सी ऐसी स्पीसीज जिससे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ग्रो किया जाता है, तो वो होती है यार ट्रिटिकम ड्यूरम अर्थात मैक्रोनी गेहूँ। यार कि ट्रिटिकम की जो एस्टिवम वेराइटी है इसके अलावा जो ट्रिटिकम ड्यूरम है तो इसको भी सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं प्रजनक के बीज की संतति है, तो आपको इसके लिए यार की जो सीड है इनके जो 5 टाइप है उनको याद होना चाहिए। तो यार अगर बात की जाए प्रजनक, सबसे पहले याद रखना कि जो न्यूक्लियस सीड होता है इससे प्राप्त किया जाता है ब्रीडर सीड को, ब्रीडर सीड की अगर बात की जाए तो इससे प्राप्त किया जाता है फाउंडेशन सीड को, और अगर बात की जाए फाउंडेशन सीड से तो यार इससे प्राप्त किया जाता है रजिस्टर्ड सीड को, और रजिस्टर्ड सीड होता है इससे प्राप्त किया जाता है सर्टिफाइड सीड को। अब यार जो रजिस्टर्ड सीड है इसे भारत में ग्रो नहीं किया जाता है, इसलिए जो सर्टिफाइड सीड है ये प्राप्त किया जाता है फाउंडेशन सीड से। यार की जो सर्टिफाइड सीड है अर्थात जो प्रमाणित बीज है इसे प्राप्त किया जाता है फाउंडेशन सीड से। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर वो पूछा जाए आपको प्रजनक बीज की संतति है तो आपको पता होगा कि जो प्रजनक बीज है अर्थात जो ब्रीडर सीड है इसे प्राप्त किया जाता है आधार बीज को अर्थात फाउंडेशन सीड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि बोर्डेक्स मिश्रण क्या है, तो आपको पता होगा कि इसको खोज की गई थी पीएमए मिलार्डेट के द्वारा। याद रखना कि जो बोर्डेक्स मिश्रण है इसकी खोज की गई थी पीएमए मिलार्डेट के द्वारा, और कब की गई थी 1882 में। और ये होता क्या है, याद रखना एक फंजीसाइड होता है। क्या होता है, बोर्डेक्स मिश्रण एक फंजीसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि वातावरण के किस मंडल में वर्षा, पाले और कोहरे की क्रिया होती है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो संपूर्ण जो क्रिया होती है यार ये जो संपूर्ण क्रिया होती है अर्थात वर्षा, पाले, मान लीजिए वर्षा होती है, यानी कोई सी भी क्रिया होती है ये होती है लगभग, यानी जो सबसे नीचे का क्षेत्र है कौन सा होता है, सौरमंडल। याद रखा जिसे ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखा सौरमंडल ही ऐसा है जिसमें याद रखा वर्षा, पाले और कोहरे से संबंधित संपूर्ण क्रियाएं होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो ओजोन मंडल है, याद रखना कि ओजोन किस में पाई जाती है, तो याद रखना ये पाई जाती है समताप मंडल में। याद रखना कि ओजोन जो लेयर होती है ये पाई जाती है समताप मंडल में, क्योंकि याद रखना ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है, तो याद रखना यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है जटिल उर्वरक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जटिल उर्वरक होते क्या हैं, अर्थात ऐसा उर्वरक है जिसमें याद रखा कि प्राइमरी न्यूट्रेंट है अर्थात एनपीके अर्थात इनमें से अर्थात कोई 2 न्यूट्रेंट पाए जाते हों। तो कौन सा होता है, आप ऑप्शंस देख लीजिए कि एसएसपी इसमें फास्फोरस पाया जाता है, यूरिया इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, कैन इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन जो यार डीएपी होता है अर्थात डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है तो इसमें आपको पता चल ही गया होगा कि अमोनियम अर्थात नाइट्रोजन और इसके साथ साथ आपको फास्फोरस भी देखने को मिलता है। अर्थात याद रखना कि डीएपी क्या है, एक जटिल उर्वरक है क्योंकि इसमें प्राइमरी न्यूट्रेंट एक से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक जैव नियंत्रक कारक नहीं है, तो आपको पता होगा कि यार की जो जैव नियंत्रक कारक नहीं है ये होता है ज़ैंथोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, निम्न में से नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। तो यार ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व होता है, तो होता है मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, तो आपको पता होगा कि जो ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण के लिए मुख्यतः जिंक तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं किस मर्दा का 15 से अधिक, यार कि 15 से अधिक ईएसपी किस मर्दा का होता है, तो ये होता है यार का सारी मर्दाओं का। अर्थात यार की जो सारी मर्दाई है इनका जो ईएसपी होता है ये होता है 15 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात हैं कि निम्न में से कौन सा यंत्र अर्थात याद रखना कौन से इंप्लीमेंट को मर्दा को उलटने पलटने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो होता है यार का हैरो, एम्बी प्लाउ, हल या कल्टीवेटर। कौन सा होता है यार रखना, एम्बी प्लाउ। यार रखना कि मर्दा को उलटने पलटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः एम्बी प्लाउ का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान शीतल पौधों में CO2 अर्थात यार रखना कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करता है,
यार कहाँ जिसे यार कहाँ CO2 एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा C3 प्लांट में यार कहाँ की जो C3 पौधे होते हैं तो इनमें जो CO2 को ग्रहण करता है वो होता है रूबिस्को एंजाइम। यार कहाँ की जो रूबिस्को एंजाइम है ये C3 प्लांट में CO2 को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो C4 प्लांट होते हैं तो इनमें CO2 को कौन ग्रहण करता है, तो इसमें होता है एक पायरुविक अम्ल। क्या होता है? पायरुविक अम्ल, जो कि यार हाँ CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, यदि किसी के पास गेहूं की फसल को सिंचित करने के लिए एक सिंचाई उपलब्ध है, याद रखें यहाँ पर केवल और केवल आपको एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था में सिंचाई करनी चाहिए? तो ये तो हमने कई बार डिस्कस किया था। अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं में, तो यार हाँ गेहूं में केवल और केवल एक सिंचाई जब उपलब्ध हो आपके पास तो आपको सिंचाई करनी है CRI स्टेज पर। कौन सी पे करनी है यार का? CRI स्टेज पर, जो कि कितने दिन बाद में निकलती है? 21 दिन बाद में निकलती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्राउन रूट इनिशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे पूछा जाता है रोग के किसी विशेष क्षेत्र या देश तक सीमित रहने को क्या बोला जाता है, तो ऐसा रोग यार हाँ जो कि देश तक सीमित रहता है उसे बोला जाता है एंडेमिक। इसके साथ साथ याद रखना कि अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि एपिडेमिक रोग किसे बोला जाता है, तो एपिडेमिक वो रोग होता है जो कि किसी स्थान विशेष या किसी समुदाय तक ही निर्भर रहता है। याद रखना कि किसी समुदाय या फिर किसी स्थान विशेष तक जो निर्भर रहता है वो होता है एपिडेमिक रोग। और अगर बात की जाए पेंडेमिक रोग की, तो पेंडेमिक डिजीज़ का आप अच्छा खासा उदाहरण देख ही सकते हो, कोरोना महामारी। यार रखा कि कोरोना महामारी क्या है? एक विश्वव्यापी रोग है जिसे यार रखा पेंडेमिक डिजीज अर्थात पेंडेमिक महामारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्थात यार कहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंटी जिब्रेलिन्स की क्रिया करता है? अर्थात यार कहाँ जिसे एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से जाना जाता है वो होता है AB अर्थात एब्सिसिक अम्ल। यार कहाँ कि एब्सिसिक अम्ल को ही एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन किसके उपचार के लिए प्रयोगी है? तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मेलिन है इसका प्रयोग किया जाता है बीजोपचार के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए और मृदा की उपचार के लिए। अर्थात यार कहाँ इन तीनों के लिए मुख्यतः फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है, बीजोपचार के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए और मृदा के उपचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें किसके द्वारा पौधों में गाल निर्माण अर्थात गाल का फॉर्मेशन होता है? तो गाल है तो इसका फॉर्मेशन होता है कीटों के द्वारा। गेहूं की कटाई के समय सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए यार कि अगर मान लीजिए गेहूं की कटाई या फिर हो कोई सी भी फसल की कटाई, यार किसी भी फसल की अगर बात की जाए कटाई, तो कटाई के बाद जो दिया जाता है उसे बोला जाता है प्रोक्यूरमेंट प्राइस। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फसल की बुआई से पहले यार है कि बुआई से पहले कौन सी प्राइस दी जाती है सरकार के द्वारा, तो उसे बोला जाता है यार का न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात जिसे MSP के नाम से जाना जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी फसल की बुआई से पहले दी जाती है। और अगर बात की जाए यार का किसी भी फसल की कटाई के बाद तो वो दी जाती है प्रोक्यूरमेंट प्राइस। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सामान्यतः फ्लोएम के द्वारा अवशोषित होता है, तो यार का फ्लोएम के द्वारा अवशोषित किया जाता है मुख्यतः नाइट्रेट को। अर्थात यार का NO3 क्या होता है? नाइट्रेट होता है। NO2 का क्या होता है? यार का नाइट्राइट होता है। यार का कि अगर आपसे पूछा जाए जो NO2 है इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो इसे बोला जाता है नाइट्राइट। और अगर बात की जाए NO3 की, तो NO3 होता है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि एंडोसाइटोकिनिन किसका डेरिवेटिव है? तो यार हाँ एंडो जो साइकोकाइनिन होता है ये डेरिवेटिव होता है एडेनिन एंड प्यूरिन्स का। किसका होता है डेरिवेटिव? एडेनिन एंड प्यूरिन्स का होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।